लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ठीक है, ऑफ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। भाई सबसे पहला कुछ ऑपरेशन है वो है ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। हाँ भाई कौन सा लॉ है ये, याद हो तो आपको। देखिए हम यहाँ पर जो है ऑपरेशंस कर रहे हैं और उनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप लोग जब कभी प्लस सीखते हो तो इसमें फिर आप क्या करते हो, ऑपरेशंस लगा के देखते हो, मतलब प्लस एक ऑपरेशन है, इसमें कुछ लॉज देखते हो आप फुलफिल होते हैं कि नहीं होते। तो सबसे पहला लॉ आप ये चेक करते हो कि भाई ए को बी में प्लस करो चाहे बी को ए में प्लस करो, आंसर हमेशा क्या आता है, ए की होता है। तो ये जो लॉ है ये हम प्लस के रिगार्डिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम प्लस का ऑपरेशन सीख रहे हैं जिसमें ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं। इस लॉ को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं हम लोग उसको, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने यूनियन सीखा है तो यूनियन किन किन चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है वो हम देख रहे हैं। तो क्या ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, बात एक ही होती है कि अलग अलग होती है, क्या लगता है आपको? गाइस आवाज़ आ रही है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए आप सब अपने आप को। ओके हाँ जी, तो प्लस जो है वो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है ना, प्लस तो करता है कॉम्पिटिटिव लॉ, वो हमें पता है। क्या इसी तरीके से यूनियन भी कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता? खुशी करता है? करता है, बिल्कुल करता है। भाई आप ये सोचो, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, इसमें आपने दो सेट बनाए हैं, एक ए और एक बी। तो ए यूनियन बी कौन सा रीजन होगा, ये पूरा होगा। और वेयर एज बी यूनियन ए कौन सा सेट होगा, उसको कौन सा रीजन होगा, वो भी यही होगा। तो भाई ए यूनियन बी हो चाहे बी यूनियन ए हो, बात एक ही है। तो यही समझना आपको कि कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो किया जाता है यूनियन के थ्रू। नेक्स्ट लॉ जो है वो हमारा एसोसिएटिव। जैसे प्लस में एसोसिएशन होता है ना, एसोसिएशन मतलब ग्रुपिज्म। जैसे मान लो 3 नंबरों को मैं प्लस कर रहा हूँ, तो चाहे मैं पहले 2 को तीसरे में प्लस कर दूँ या पिछले 2 को प्लस कर दूँ, बात एक ही होती है, आंसर एक ही आएगा। तो इसी तरीके से क्या हमारा यूनियन भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता, वो चीज़ देखने की बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 3 यूनियंस हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर मैं पहले इनका यूनियन करूं और फिर सी के साथ यूनियन करूं, या फिर मैं पहले पीछे के 2 का यूनियन करूं और फिर पहले के साथ यूनियन करूं, तो क्या आंसर एक ही आता है? तो हाँ जी बिल्कुल आंसर एक ही आता है। तो इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि क्या होता है, चिंता मत करिए, इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। अच्छा, ए यूनियन नल सेट आपको हमेशा क्या देगा, एक वही सेट देगा, मतलब नल सेट के साथ यूनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब समझिए क्या होता है। प्लस में कैसे करते हैं भाई, ए में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि ये अपनी आइडेंटिटी लॉस ना करे। प्लस वाले में अलग हम करते हैं, ए में हम क्या प्लस करें सर, तो ज़ीरो आंसर, ए में 0 प्लस करिए ए ही रहेगा। इसी तरीके से ए में मैं क्या यूनियन करूं कि वो ए ही रहे, अपनी आइडेंटिटी लॉस ना करे, तो आंसर इज नल सेट।
तो ये जो नल सेट है ये आपका कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से इस प्लस वाले केस में ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि मैं ए के साथ क्या यूनियन करूं कि मुझे ए ही मिले। ठीक है, जहाँ पर जो ये नल सेट है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। ओके, ए यूनियन ए विल ऑलवेज गिव यू ए। ये एक अलग लॉ है, इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। चिंता मत करिए ज़्यादा नहीं, बस इस बात को ध्यान रखिए कि ए यूनियन ए हमेशा क्या होता है? ए होता है। ए यूनियन नल सेट क्या होता है? ए होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या होगा खुशी? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समझो, मैं इसको थोड़ा सा अलग उससे लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट है ये। ओके, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर रहे हैं हम लोग किसके साथ? ए सेट के साथ। तो वी ऑलवेज गेट यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल यूनियन में क्या होता है कि आपका ओवरऑल चीज़ आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर एक ए सेट ये है और यूनिवर्सल में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो मैं यूनिवर्सल और ए का अगर मिला जुला निकालूं तो क्या है? यूनिवर्सल ही तो है और यूनिवर्सल में तो आ गया ए सेट भी। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि आप ए यूनियन, पहला दोबारा से एक बार क्लियर कर लेते हैं। ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी यूनियन ए, पहला लॉ। इस लॉ का नाम क्या था? कॉम्पिटिटिव लॉ। ए यूनियन बी और फिर यूनियन करो सी के साथ, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो, बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या था कि ए के साथ यूनियन कर दीजिए नल सेट को, यू विल गेट ए सेट। दिस इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। चौथा जो है वो ये है कि ए यूनियन ए हमेशा आपको ए देता है। और पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है कि यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप यूनियन करो किसी भी सेट का तो आपको आंसर यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। ठीक है, तो ये यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, डिसजॉइंट सेट क्या होता है खुशी? कल पढ़ाया था मैंने आपको डिसजॉइंट सेट। हाँ, जिनका ऐसे नहीं, जिनका इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है? नल सेट होता है, ऐसे बोलो। ठीक है, तो हम लोग इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन भी कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, बात एक ही है, अलग अलग बातें नहीं हैं। ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है कि भाई पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन कर लीजिए फिर सी के साथ कर लीजिएगा, या फिर पहले पीछे वालों का कर लीजिए फिर आगे वालों का कर लीजिएगा, बात एक ही है। ये आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है कि ए का इंटरसेक्शन करो फाई के साथ तो यू विल गेट फाई। ठीक है, ध्यान रखिए इन बातों को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनियन में उल्टा होता था, ए यूनियन नल सेट विल ऑलवेज गिव यू ए सेट, लेकिन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो ए में और खाली पार्ट में कॉमन पार्ट क्या है? खाली पार्ट, तो खाली पार्ट के बराबर है। इसी तरीके से ए का इंटरसेक्शन ए के साथ विल ऑलवेज गिव यू ए। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उस पर काम करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये अच्छा है, ये कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस पर बात करते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है, देखो बी यूनियन सी, देखो जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको, एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, 3 सेट बनाते हैं इसमें, 1 2 और 3।
ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी यूनियन सी निकालो, तो बी यूनियन सी में कौन कौन से सेट, कौन कौन सी जगह आ जाएगी बी यूनियन सी? देखो ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे क्या है सी है, तो बी यूनियन सी में क्या क्या आ जाएगा? बी यूनियन सी में ये पूरा का पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही है। अच्छा जी, अब उसने बोला नहीं नहीं बी यूनियन सी तो निकाल लिया आपने, लेकिन फिर उसका इंटरसेक्शन निकालो ए के साथ। तो ए के साथ बी यूनियन सी पूरे का कॉमन पार्ट कौन सा है? सर यही पार्ट तो है कॉमन, तो ये है हमारा शेडेड रीजन, मतलब इसका आंसर ये है शेडेड रीजन। अब इसका देख लेते हैं एक बार। चलो भाई ये क्या कहता है, 3 सेट बनाते हैं उसमें भी, ए बी और सी। दिस इज ए बी और सी। देखो डाइजेस्ट होना चाहिए, मेन बात वो है। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा? सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन तो यही होगा, बीच वाला, नीचे वाले थोड़ी होंगे, ये तो सी के साथ है। अच्छा ए और सी का भी इंटरसेक्शन निकालना है, ए और सी का इंटरसेक्शन जो होगा ये होगा, इसमें बीच वाला पार्ट फिर से आ गया। अच्छा जी, फिर इन दोनों पार्टों का मुझे क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, मतलब दोनों पार्ट इंक्लूड करवाने हैं। तो भाई ये पूरा का पूरा पार्ट वही तो है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो इसका मतलब हम इस लॉ को इस तरीके से लिख सकते हैं। वेन डायग्राम से हम लोगों ने प्रूव किया इस चीज़ को। तो जो समझने की बात है वो ये है कि ये ए इसके साथ इंटरसेक्शन बनाएगा और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन बनाएगा। जैसे इसमें नहीं होता था इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन, उसमें जैसे इस तरीके से रहता था, b प्लस सी रहता था, तो आप कैसे करते थे? ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई करते थे ना, और बीच में प्लस लगाते थे। तो इसी तरीके से इसमें a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, सेम चीज़। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है इसका, ठीक है। तो बस यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे और तो हमें और समझ में आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपको काफ़ी नॉलेज गेन हो जाएगी। ओके, आवाज़ आ रही है ना आप सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ओके कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज में आपको और क्लियर हो जाएंगी ये प्रॉपर्टीज़। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। मैं यहाँ पे कुछ सेट लिख रहा हूँ, आपको मुझे उनका यूनियन बताना है। जैसे 1, 3 और 5 ये एक सेट है, ठीक है। और इसी तरीके से y है 1, 2 और 3। हाँ जी, मुझे x यूनियन y बताना है। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 5। सही है ना? सिंपल चीज़ है, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एक ए पार्ट है, ए सेट है, इसमें ए, ई, आई, ओ और यू। और एक बी पार्ट है जिसमें है ए, बी और सी। हाँ जी, ए यूनियन बी लिखना है, ए बी सी, वेरी गुड, ई आई ओ और यू। ठीक है खुशी, क्लियर हुआ? ठीक है, ये चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं, हमने कल काफ़ी डिटेल में बात करी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या। थर्ड वाला देखिएगा, जहाँ पर ए एक सेट है। देखिए यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा है ना, सेट बिल्डर में लिखा है। फिर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, और क्या है? 3 का मल्टीपल भी। वेयर जो बी सेट है वो है आपके पास वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 6,
लेस देन 6। तो आइए ए यूनियन बी निकालते हैं। हाँ भाई, कहाँ तक जाओगे? हाँ बताइए, दोबारा बताइए एक बार और। वो 1 है, 1 2 3 और क्या बता रहे थे? 4 5 6 9 12। क्या बता रहे हो तुम लोग? यही है आंसर? खुशी? अरे सही बता रहे हैं ना बच्चे, गलत थोड़ी बता रहे हैं इसमें। देखो 4 5 6 नहीं आएगा। चलो देखते हैं, पता चल जाएगा अभी। हैं आगे में 3 डॉट भी आएंगे। ओके चलो और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। x एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 3 6 9 12 15 18 ऐसे करते करते और आगे भी है। x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से कम भी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 बस। तो ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 5 तो आएंगे ही आएंगे खुशी जी, ऐसी बात नहीं है। और 6 9 12 और आगे भी आएंगे, सही बात है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आया खुशी? ठीक है, ठीक है। तो 4 5 6 आएंगे बाबू। ओके चलिए आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। और देखिएगा यहाँ पे कुछ इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक ए सेट है। आप लोगों ने ट्राई किया था वैसे इसको, इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने किया है? ओके एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड जो x की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 6, इस तरीके से। और एक b सेट है यहाँ पर x एक है, यहाँ पर x इज नेचुरल नंबर एंड 6x 10। हाँ जी, क्या लगता है? वेरी गुड। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखो दिक्कत ये बन रही है कि यहाँ पर तो इंक्लूड करने को बोला है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करवा रहा, लेकिन उसने यूनियन बोला है ना, तो दोनों की वैल्यूज डालनी है। तो 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। 10 नहीं आएगा क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं बोला उसने। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखिए। और ठीक है, आप मेरे ख्याल से कर सकते। अच्छा इसका बताना, ए जो है वो तो है 1 2 3 और जो बी है वो है नल सेट। ए यूनियन बी क्या होगा? बिल्कुल 1 2, ठीक है ना। नल सेट देखो, अब आप ये मत बोलो कि इधर नल सेट भी लिखो सर, ऐसी बात नहीं। नल सेट कैसे लिख देंगे? नल सेट लिख दोगे तो फिर वो एलिमेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, वो चीज़ नहीं करनी है, वो गलती होती है बच्चों से, ठीक है। उस बात को ध्यान रखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए आपके पास एक सेट है जिसमें ए और बी दो वैल्यूज़ देखी हैं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए एक सेट है जिसमें वैल्यूज़ हैं आपके पास ए और बी, और एक बी एक सेट है जिसमें वैल्यूज़ हैं आपके पास ए बी और सी, ठीक है। आपसे पूछा है इज़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? खुशी? सही बात है गलत बात है?
बिल्कुल है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा जी, और ए यूनियन बी के बारे में क्या ख्याल है? ए यूनियन बी क्या होगा? तो क्या मैं ए यूनियन बी को हालांकि मैं चलो ए बी सी लिख रहा हूँ, पर क्या मैं इसको बी भी लिख सकता हूँ, बी सेट? नहीं, ए यूनियन बी की वैल्यू अभी अभी आप ही ने मुझे बताई है, ए बी सी, और मेरा अगर आप बी सेट देखो तो वो भी तो ए बी सी ही है। तो मैं क्या मेरे ए बी सी को मैं बी नहीं लिख सकता? ये एक सेट ही तो है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात भी समझ में आया? ठीक है, ए एंड बी आपके पास दो सेट हैं जिसमें ए जो है वो बी का सबसेट है। अब ना इस बात को समझो, जो जिसका सबसेट होता है ना, ठीक है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। देखो ए और बी दो सेट हैं जिसमें ए जो है वो कम्प्लीटली बी के अंदर सबमर्ज है। अब आप मुझे बताइए, आप ए यूनियन बी के बारे में क्या कह सकते हो? अब देखो, अब इसमें कोई सेट तो उन्होंने दिए नहीं है जो आप एलिमेंट्स लिखोगे। इससे पहले तो क्या था, एलिमेंट दे रखे थे, तो आप बड़ी फटाफट लिख देते थे इन बातों को। लेकिन सेकंड वाला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की देखो लैंग्वेज, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की लैंग्वेज है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is the subset of B, A B का क्या है, सबसेट है, then what is A यूनियन B? अब आप बताओ, जब A और B सेट ही नहीं दे रखे तो आप उनके A यूनियन B को कैसे लिखोगे? तो अब आप खुद बताओ कि A जो है वो कम्प्लीटली B के अंदर है, तो मैं अगर A और A यूनियन B निकालता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? B को। ये चीज़ तो बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इस चीज़ का एक बार वेन डायग्राम बना के देखो। ये रहा यूनिवर्सल सेट, और जो A है वो कम्प्लीटली B के अंदर प्रेजेंट है, तो ये रहा मेरा A छोटा है और B बड़ा है, और A कम्प्लीटली B के अंदर है। तो अगर मैं A यूनियन B निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये पूरा डायग्राम पे ड्रॉ कर दूंगा, तो भाई ये B को ही तो हाईलाइट कर रहा है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे यहाँ पे? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? B। भव्य समझ में आया कैसे लिखा है हमने ये? ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, हालांकि आपको इजी लगेगा बहुत ज़्यादा। देखो ए साइड जो है वो उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, जो बी जो सेट है उसके एलिमेंट हैं 3 4 5 और 6, जो सी सेट है उसके एलिमेंट हैं 5 6 7 और 8, और जो डी सेट है उसके एलिमेंट हैं 7 8 9 और 10। और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड करिए ए यूनियन बी। क्या फाइंड आउट करिए? ए यूनियन बी। सिंपल है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम। ए यूनियन सी ये भी कर सकते हैं आप, बी यूनियन सी ये भी कर सकते हैं, बी यूनियन डी भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ए यूनियन बी यूनियन सी ये पहली बार कर रहे हैं हम, तो मैं कर देता हूँ। देखो हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं 1 2 3 4, 3 4 तो आ चुके हैं तो वापस नहीं लिखेंगे। हाँ जी, 5 और 6 और 7 और 8। ठीक है ना, इसी तरीके से आप आगे के भी कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, कर सकते हैं आप, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5। कुणाल समझ में आ रहा है बाबू को? कुणाल ठीक है ना? ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इन्हीं क्वेश्चनों का जहाँ जहाँ यूनियन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक का इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा हमें कि क्या करना। ओके,
ठीक है, एक बार इंटरसेक्शन देख लेते हैं इनका। देखिए आपको इंटरसेक्शन निकालना है, मान लीजिए इसका बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब आप ये पूछोगे पहले क्या निकालना है। देखो बी सी और डी का इंटरसेक्शन पूछा, मतलब ऐसी चीज़ जो बी में सी में और डी में तीनों में हो, वही तो होगा। तो आप एक बार गौर करिए, बी में देखिए, सी में देखिए और डी में देखिए, कुछ कॉमन है? ऐसा कोई वैल्यू है जो तीनों में आ रही हो? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नल सेट है। क्लियर है? कोई भी नहीं है तो नल सेट के इक्वल है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, आपको ए बी सी डी इन तीनों की वैल्यूज़ दी हुई है इन्होंने, और आपसे बोला है कि देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको वैल्यूज़ दे रखी है मैंने 3 5 7 3 5 7 9 11, ठीक है। बी सेट दिया हुआ है आपको 7 9 11 और 13। सी सेट दिया हुआ है आपको 11 13 और 15, और डी सेट दिया हुआ है आपको, ठीक है। डी सेट में आपको दिया हुआ है इन्होंने 15 और 17। और देखिए अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, हम अच्छे क्वेश्चन ही करते हैं। मान लीजिए हिसाब से पूछा उन्होंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा है, तो आपने क्या करना है, एक साथ इसको सॉल्व नहीं करना है, आपने पहले बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी निकालो पहले तो आप। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट सारे के सारे, तो 7 9 11 13 और 15, ये बी यूनियन सी हो जाएगा। ए सेट तो आपको पता ही है ऑलरेडी, 3 5 7 9 और 11, और अब इनका इंटरसेक्शन निकाल दो। अब उसको लिखोगे कैसे आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब पूरा लिखो और उनकी वैल्यूज़ को कॉमन देख लो, कॉमन कौन कौन सी, कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, 7 और 9 7 9 और 11 भी है, 11 भी 7 भी है, तो 7 9 और 11 इज द आंसर। आया समझ में कैसे करना है? ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए जैसे आपको इसका पूछा है उन्होंने कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे पूछा गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर बी यूनियन सी निकालो, और फिर जब दोनों के सेट बन जाएंगे फिर उनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे। क्लियर है? समझ में आया ना कैसे क्वेश्चंस करने हैं? ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 12 तक, और आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, बस जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं आता है तो वापस एक बार वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 तक मुझे कंप्लीट करके दीजिए, एक्सरसाइज 1.4 तक, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।